नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जरूरत के हिसाब से ही टीकाकरण, गरीब को हर महीने मिले 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा, बोले प्रदेश में संक्रमण से भयावह हालात। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पापा की सलामती के लिए रखूंगी रोजा, लालू यादव की बेटी ने किया ट्वीट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जरूरत के हिसाब से हो टीकाकरण, गरीब को हर महीने मिले 6,000 रुपए। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाएं तथा दूसरी कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को 6,000 रुपए की मासिक आर्थिक मदद दी जाए। सोनिया गांधी ने शनिवार को हुई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक का हवाला देते हुए पत्र में कहा, टीका एक बड़ी उम्मीद है। दुख की बात है कि ज्यादातर राज्यों में 3 से 5 दिन का ही टीका बचा हुआ है। ऐसे में हमें टीकों को यहां बनाने की गति तेज करने के साथ ही अन्य कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अविलंब मंजूरी देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा राज्यों को भी संक्रमण की स्थिति और आगे के अनुमान के आधार पर ही टीके उपलब्ध कराए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह भी किया कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को जीएसटी से मुक्त। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा, बोले प्रदेश में संक्रमण से भयावह हालात। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से भयावह हालात हैं। भाजपा सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा, उसी अक्षम्य लापरवाही का नतीजा है कि सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भाजपा सरकार ने अपनी वाहवाही के मेडल बटोरने में ही पूरा साल गुजार दिया। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि कोरोना के दूसरे लहर के दौर में उत्तर प्रदेश में न पर्याप्त दवाइयां मिल रही हैं, न ही ट्रैकिंग और न ही ट्रेसिंग की सुचारू व्यवस्था है। जांच रिपोर्ट 24 घंटे के बजाय 7 दिन में मिल रही है। बचाव के तौर तरीकों पर भी भ्रम की स्थिति है। सरकारी अक्षमताओं के चलते कोरोना अवधि में श्रमिकों के पलायन की खबरें भी आने लगी हैं। कल कारखानों के बंद होने से अर्थव्यवस्था का बुरी तरह प्रभावित होना निश्चित है। आज भी व्यापार रोजगार की दशा ठीक नहीं है। शैक्षिक संस्थानों की बंदी से शैक्षणिक गतिविधियां ठप चल रही हैं और पूरा एक वर्ष व्यर्थ चला गया है। इन हालातों के लिए भाजपा सरकार ही दोषी है, जो जनता की मूल समस्याओं से मुंह चुराते हुए इवेंट मैनेजमेंट में ही लगी रहती है। आसन्न संकट के प्रति उसमें जरा भी संवेदना और गंभीरता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पापा की सलामती के लिए रखूंगी रोजे, लालू यादव की बेटी रोहिणी ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए अपने पिता लालू यादव की सेहत में सुधार के लिए रोजे रखने की बात कही। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल मंगलवार से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा के सेहत याबी और सलामती के लिए रोजे रखूंगी। पापा की हालात में सुधार हो और जल्दी न्याय मिल जाए, इसकी भी दुआ करूंगी। साथ ही मुल्क में अमन चैन हो, इसके लिए भी ईश्वर अल्लाह से कामना करूंगी। जिसके बाद लोगों ने उन्हें रोजे रखने के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके 1 घंटे बाद रोहिणी ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि साथ में चैती नवरात्रि भी है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं दोनों पावन पर्व पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकती हूँ। उन्होंने लिखा कि मुझे किसी जहरीले परवरिश की नफरती सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चलते सजा मिली है। फिलहाल गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद यादव का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है और दोनों सजाओं को एक के बाद एक चलाने का आदेश दिया था। लालू प्रसाद को अगर दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना विस्फोट पर अरविंद केजरीवाल की बैठक, बोले अस्पतालों में मरीज बढ़े तो लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दोपहर 12 बजे एक बैठक करने जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में सीएम राजधानी में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कई अहम फैसले ले सकते हैं। केजरीवाल संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात खुद मान चुके हैं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर पिछली लहर से ज्यादा खतरनाक है और सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती, लेकिन अगर अस्पतालों में हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,774 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही 48 मौतें हुई हैं। शहर में स्थिति अब बेकाबू होती जा रही है। सीएम ने माना कोरोना की चौथी लहर खतरनाक। केजरीवाल ने संवाददाताओं सम्मेलन में इस बात को माना कि कोरोना की चौथी लहर बहुत खतरनाक है और यह इतनी तेजी से फैल रही है कि इसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। सीएम ने कहा कि 16 जनवरी को दिल्ली में एक दिन में संक्रमण के महज 100 से कम मामले आए थे, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में शहर में संक्रमण दिल्ली में महामारी फैलने के बाद से एक दिन में आए ये सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले दिल्ली में 11 नवंबर 2020 को सबसे अधिक 8,593 मामले सामने आए थे। उस दिन शहर में इस महामारी से 131 लोगों की मौत हुई थी, जो अभी तक एक दिन में दिल्ली में मरने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतें हटाने की याचिका को किया खारिज, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी की याचिका को कुरान से 26 आयतों को खारिज करने के लिए खारिज कर दिया और बिल्कुल तुच्छ याचिका भरने के लिए उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका आधारहीन है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता से पूछा गया कि क्या आप गंभीर हैं इस याचिका को लेकर। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में बच्चों को यह पढ़ाया जाता है, मदरसों में कानून के तहत मान्यता दी गई है। याचिका में कहा गया था कि ये आयतें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए खतरा है। याचिका उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने दायर की थी। कुरान की कुछ आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला बताया। इसमें याचिका में दावा किया गया है कि कुरान की 26 आयतों के बाद में जोड़ा गया है। इस आधार पर इन आयतों को पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन 26 आयतों की इन दिनों गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है। रिजवी ने शीर्ष अदालत में इस मामले पर जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसको लेकर वो अपने धर्म के लोगों के निशाने पर आ गए थे। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंक को बढ़ावा देने वाला बताया था। रिजवी ने कहा कि ये आयतें कुरान में पहले नहीं थी, इनको बाद में शामिल किया गया। शिया मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कुरान शरीफ की 26 आयतें हटाने की उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी। हालांकि कोर्ट मामले में सुनवाई को राजी हो गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, बोले सपा सरकार में बने कैंसर इंस्टीट्यूट को कोविड के लिए तो खोल दें। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती तेजी से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इस मेडिकल इमरजेंसी के दौर में सपा के समय शुरू हुआ लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट का विशाल परिसर पहले चरण में 750 व कुल 1250 बेड के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा। सपा ने 1.5 साल में जिस कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाया था, उसे भाजपा सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद कोविड के लिए तो खोल दे। बता दें कि कोरोना के बेकाबू होने को लेकर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कई बार सबसे पहले गरीबों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात दोहराई है। हालांकि उन्होंने कोरोना वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताते हुए इसे नहीं लगवाने का ऐलान बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव भाजपा समेत कई दलों के निशानों पर आ गए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है और आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं। रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 15,353 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या शनिवार को आए 12,748 नए मामलों की तुलना में करीब 3,000 ज्यादा है। इसके साथ राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 71,241 हो गई है। इससे परेशान सीएम योगी ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई है ताकि कोई ठोस कदम उठाया जा सके। वैसे यूपी के कई शहरों में कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें कि यूपी में अब तक 85,15,296 लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 12,42,562 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील में 10 लाख यूरो दलाली का आरोप, पीएम खिलाफ केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है। याचिका मनोहर लाल शर्मा नाम के व्यक्ति की तरफ से दायर की गई है। याचिका में कथित भारतीय बिचौलिए सुषेण गुप्ता के खिलाफ भी ऐसे ही मुकदमे दर्ज करने की मांग की गई है। शर्मा की तरफ से अदालत की देखरेख में सीबीआई जाँच की मांग की गई है। टेलीग्राफ की खबर के अनुसार याचिका 6 अप्रैल को ही डाली गई थी, लेकिन मनोहर लाल शर्मा ने इसे रविवार को सार्वजनिक किया है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि फ्रांस के मीडिया पोर्टल मीडिया पार्ट ने दावा किया था कि भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने सुषेण गुप्ता नाम के एक दलाल को दसाव और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से दी गई रकम की जाँच की ही नहीं थी। पोर्टल की तरफ से दावा किया गया था कि गुप्ता ने रक्षा मंत्रालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए थे, जिन्हें उसने दसाव एविएशन को सौंप दिया था। इन दस्तावेजों ने भारत की गुप्त नीतियों को कंपनी के सामने उजागर कर दिया था। गुप्ता द्वारा किए गए कार्य से कंपनी को राफेल जेट बेचने में मदद मिली थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।